हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स अकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस ओटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेशंस। देखो, सबसे पहले तो पार्ट 1 डाला जा चुका है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक कर लीजिए अच्छे से। डिस्क्रिप्शन लिंक को पार्ट 1 इसका डाला जा चुका है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक का इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और बाकी सब जानकारी दी गई है। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ये है अपना पार्ट 2, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एक वीडियो और बनाया है जिसमें मैथ कैसे पढ़ना है आपको, इसका वीडियो भी डला है। और आगे जो वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उसकी भी लिंक, यानी कि पार्ट 3 की, जिसमें मैंने ओटी सॉल्व करवाई हैं, वो भी आप देख सकते हो अगर जो वीडियो बच्चे बाद में देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है अपना चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, जो मैंने आपको, सुनो मैं आपको बता देता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं बच्चों, वीडियो को पूरा देखा करो। एक तो क्या है, तुम वीडियो आधा देखकर डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो, कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए बच्चों, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो पूरा का पूरा वीडियो को देखें अच्छे से, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, पहले बात समझने की पूरी कोशिश किया करो। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने नोट्स अलग डाल दिए हैं। नोट्स का मतलब उसमें सब डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूला हैं और कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डाल दिए हैं मैंने। अब बच्चों कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे या किसी भी पर्सनल ग्रुप में कोई भी सेंड आपको नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग सेंड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए टेलीग्राम पर दे सकते हैं, लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में। चलिए बच्चों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको त्रिभुज। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखो बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको हल्का सा, है ना, ये तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता है। और ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। तो हिंदी में बोलते हैं इसको समरूपता, इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरिटी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देखते जाएंगे, मैं एक करके दोनों को बताते जाऊंगा। चलिए, तो पहले इसमें क्या है, देखो, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। ठीक है, हिंदी में बात करें तो क्या होता है, जैसे सभी कॉन्ग्रेंट फिगर, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज, हिंदी बोलते हैं सर्वांग सम फिगर, सॉरी थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गई बच्चों, कोई बात नहीं है। ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर यानी कि सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, यानी कि समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। इसका देखो, सीधे सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कि मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, बस ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले आता है 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब 2 पॉलीगॉन हैं जिसका सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब जिनकी साइड इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है, उनका रेशियो सेम होता है। ठीक है, हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं, जैसा कि दो समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, लेकिन उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, जिसको हम कहते हैं समानुपात। ठीक है, आगे बढ़ें, क्या करना है, 6.1 में आपको क्या कर देना है, देख सकते हो, ऑल सर्कल, ऑल स्क्वायर और ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कैसे होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। हिंदी में बात करें तो देखो, मैं आपको दिखा देता हूं हिंदी में, आपको क्या याद रखना है, सुनो। चलो, ऑल सर्कल यानी कि वृत्त, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये तीनों आकृतियां, ये तीनों शेप हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो करस्पॉन्डिंग चीज की बात कर रहे थे, जिसमें आपको दिखाता हूं, जैसे कि 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्राइंगल कैसे होते हैं बच्चों, सिमिलर होती हैं, यदि उनकी क्या हो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो, इक्वल हो। जैसे मैं हिंदी में, इंग्लिश देखो, इसमें आप हिंदी में भी देख सकते हो बच्चों, दोनों देखते जाओ। 2 त्रिभुज यानी कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, है ना, यही लिखा हुआ है इसमें। आगे बात करें तो आपको क्या याद करनी है, थेल्स थ्योरम याद करनी है। ठीक है, ये लिखी हुई है बच्चों, देखते जाओ। ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, ये लिखा हुआ है हिंदी में, थ्योरम 6.1 बच्चों, देखते जाओ।
फटाफट से थ्योरम 6.1 आपको याद करनी है, सिर्फ इसका प्रूफ याद नहीं करना है आपको, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लिख के आना है और डायग्राम बना के आना है, ये लिख के आना है और डायग्राम बना के आना है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट फटाफट, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 आपको याद पढ़ना है, अच्छे से करना है कवर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और 3 और 4 आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, आया समझ में? ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों बच्चों देखते जाओ। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ये करना है आपको, और 6.2 में ये वाली 6.2 है, इसमें पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा चौथा आपको करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो डली हुई है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात करें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये आपसे पूछा जाता है, ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं या 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि राइट द क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो आपको कहां से लिखना है, यहां से लेकर ये पूरा लिख देना है आपको, और 2 ऐसे क्या बना देने हैं, ट्राइंगल बना देने हैं, इसके ज्यादातर चांसेस है पूछने के, ठीक है। हिंदी में बात करें तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी आपसे पूछी जा सकती है, लिखिए। तो आपको क्या करना है, 2 त्रिभुज यहां से लेकर पूरा लिख देना है और यहां तक लिख देना है बस, और डायग्राम बना देना, 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। आगे बात करें नेक्स्ट इज थ्योरम आपको याद करनी होती है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, और आगे अपन आए एग्जाम्पल नंबर 5 करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेना, 4 और 5, ठीक है। इसके बाद 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में सिर्फ आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, प्रश्नावली 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। इसके बाद एक भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं खासतौर पर, ठीक है। अगर जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तो वो क्वेश्चन नंबर 13 भी कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 13 बच्चों, ठीक है, 13 भी कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आई ना। चलिए आगे बढ़े। थ्योरम 6.6 प्रमेय 6.6 जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझते हैं थ्योरम 6.6, ठीक है। प्रमेय 6.6 में दिखाई देता हूं आपको ये वाली, इसका आपको सिर्फ स्टेटमेंट पूछा जाएगा, कथन पूछा जाएगा, तो ये कथन लिख देना है और ये लिख देना है, और क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं, ये लिखना है, ये वाला दिख रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, आया समझ में ये। और 6.4 में कौन सा क्वेश्चन करना है, सिर्फ पहला वाला, और कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें से लगभग आ जाएगा। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सी है, थ्योरम 6.8, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तुमसे लिखा जाएगा कि राइट द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है और डायग्राम बनाना है, और लास्ट में ये कंडीशन लिखनी है आपको, ये वाली। ओके बच्चों, समझ में आई ना, ये कंडीशन आपको लिख देनी है। हिंदी मीडियम बात करें कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा थ्योरम लिख देनी है, प्रमेय लिख देनी है आपको, और इसका डायग्राम बना देना है, जैसे मैं हिंदी मीडियम वालों को बच्चों को बता देता हूँ ये वाला चीज़, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। और इसके बाद आपको 6.5 में कर लेना है प्रश्न नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 कर देना है, और 6, 7 के चांसेस कम हैं, 9 करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 11, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7। बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है ना, जिसमें आप ये क्या कर सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाते ही आप जब नीचे आओगे तो क्लास 10th MP बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सब प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो आप मैथ वाले पे क्लिक करोगे, तो मैथ वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, देखो 5 महीने पहले ही, ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसा कि ये 5 महीने पहले आपको डाला जा चुका है। और
ये चैप्टर वाइज देखो, आप दिख रहा है चैप्टर नंबर 1 के सॉल्यूशन, ये कम से कम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जो मैंने सॉल्व करवाए हैं। चैप्टर नंबर 2 के हैं, ऐसे ही चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे डले हुए हैं, सबके सॉल्यूशन डले हुए हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनके डले हुए हैं सबके सब, ठीक है। 14, 15, ठीक है। और आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसमें MCQ दी गई हैं चैप्टर 1 के, ऑल चैप्टर के, ये इंग्लिश मीडियम के हैं बच्चों और ये हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको जानकारी दी गई है। एक वीडियो ये डला हुआ है जो आप ढूंढ रहे थे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, और ये अभी लेटेस्ट वीडियो डाली गई, इसको भी आप जरूर देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्तीय निर्देशांक, ठीक है ना, कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना, या फिर निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सब लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा इसमें क्या क्या है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक करके बताते जाऊंगा, पॉइंट्स पढ़ते जाऊंगा और आप एक करके समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सुनो, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है यानी कि क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, मतलब दोनों अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। जो एक्सिस होती हैं वो एक प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करती हैं, मतलब जो एक्सिस होती हैं वो किसी समतल को 4 भागों में विभाजित करती हैं, जिनका नाम है क्वाड्रेंट्स, हिंदी बोलते हैं इसको चतुर्थांश, क्या बोलते हैं इनको, चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आता है, इसमें जो पॉइंट होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं। जैसे कोई पॉइंट है x, y, तो पहला पॉइंट हमेशा x का होता है, दूसरा पॉइंट हमेशा y का होता है और छोटे से ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। तो इसमें दोनों पॉइंट प्लस प्लस के होते हैं, इसमें पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, इसमें दोनों माइनस के होते हैं, इसमें प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने कोई पॉइंट लिया, जैसे मान लो एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, आप जरा सोच के बताना, जैसे मैंने कोई एक पॉइंट लिया मान लो, ठीक है, ये एक पॉइंट लेता हूं तब समझ में आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6,3, इसके निर्देशांक कितने हैं, 6,3। एक पॉइंट और लेता हूं मैं यहां पर, सॉरी ये सब प्लस के लिखे हुए हैं बच्चों, गलती से हो गया बच्चों, ये प्लस के होते हैं, इस तरफ प्लस के होते हैं, इस तरफ माइनस के, इस तरफ माइनस की। एक कोई पॉइंट लिया मैंने, एक यहां पर ले लिया एक पॉइंट, इसके क्या होंगे, -4,3। क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि पहला x का लेते हैं तो ये x के सामने -4 के सामने आ रहा है और ये +3 के सामने, ये 6 के सामने और ये 3 के सामने। अब वो कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, तो इसकी y अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये वाली 6 होगी कि नहीं होगी, यानी कि x के बराबर। तो लिखा है x कोऑर्डिनेट जिसका नाम है एब्सिसा, ठीक है। कहने का मतलब ये है किसी पॉइंट की x एक्स से डिस्टेंस y वाला आंसर होता है और y एक्सिस से डिस्टेंस x वाला होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस मतलब दूरी, किसी पॉइंट की x अक्ष से दूरी y वाली होती है, y अक्ष से दूरी x वाली होती है। जब भी डिस्टेंस का आंसर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव लिखना है। जैसे मान लो ये पॉइंट है, मान लो आपके सामने, इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी होगी, x कोऑर्डिनेट, यानी कि -4 नहीं होगी बच्चों, +4 लिखना है। -4 तो बच्चों ये बता रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में, बस इतना सा आंसर आपको प्लस का लिखना है। नंबर 5वां पॉइंट है द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज द प्लेन इज रिटन एज x, y, मतलब वो ये कह रहे हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा छोटे ब्रैकेट में x और y में लिखे जाते हैं, बस कुछ खास नहीं है। नंबर 6 द ओरिजिन हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एक्सिस एंड y एक्सिस सो दैट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर 0, मतलब
कि ओरिजिन जो होता है वो x पर भी होता है और y पर होता है, इसलिए इसका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। मतलब ये ध्यान रखना है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। मतलब x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 7 और 8 पॉइंट हो गया, ये 9वां कोई जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई पॉइंट है 1,4, तुम्हें पता है 4,1 के इक्वल नहीं होता। ये कब हो सकता है? जब पहला भी इक्वल हो और दूसरा भी इक्वल हो। इसका लिखें इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस होती है ना, इसकी आपसे इक्वेशन पूछी जाए। क्या पूछी जाए? इक्वेशन यानी कि समीकरण। आपसे पूछा है वाई एक्स का समीकरण क्या होता है, तो x बराबर 0 आंसर देना है आपको। इसी प्रकार एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन यानी कि समीकरण, तो क्या लिखोगे आप? y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब पहले इंग्लिश में सुनो, y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींची जाती है वो हमेशा x इक्वल टू a टाइप होती है। मतलब जैसे मैंने y एक्सिस की कोई लाइन खींची ऐसे ये, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? x इक्वल टू a समथिंग। मतलब x इक्वल टू कहां से जा रही है बच्चों? 4 से, तो x बराबर 4। उसी प्रकार x एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचेंगे तो हमेशा किसके बराबर होती है? y इक्वल टू के इक्वल। ठीक है ना, यानी कि y इक्वल टू कितना बच्चों? -3। ये आपका आंसर हो गया। समांतर पैरेलल को बोलते हैं हिंदी में बच्चों समांतर। मतलब y अक्ष के समांतर खींची जाए तो x बराबर होता है, x अक्ष के समांतर खींची जाए तो y बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब अपने आते हैं मेन फॉर्मूले। जैसा पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। मतलब जब दो पॉइंट दिए हैं P और Q, इनके बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करना है? PQ, मतलब दो पॉइंट के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे हम? एक लाइन की दूरी निकालना, लाइन सेगमेंट की दूरी निकालना, भुजा की दूरी निकालना। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? अंडर रूट लगाना है, पहले पॉइंट में से पहले को घटा देना है। चाहे x1 में से x2 घटा दो, चाहे x2 में से x1 घटा दो। उसका क्या करना है? स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपको फॉर्मूले याद करनी है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस कहां से निकालनी है? ओरिजिन से निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो ये सूत्र है। क्यों? देखो आप समझो अच्छे से। जैसे आपने अंडर रूट लिखा, x माइनस 0 होल स्क्वायर लिखोगे, y माइनस 0 होल स्क्वायर लिखोगे, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ये आपको लिखा हुआ है बुक में, हिंदी वाले भी समझ लो। सेक्शन फॉर्मूला, इसको हिंदी बोलते हैं बच्चों विभाजन सूत्र। ये तो आपको याद करने हैं। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में यानी मध्य बिंदु सूत्र। जैसे दो पॉइंट दी गई हैं, ठीक है, P और Q, और इनके बीच का बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु। तो क्या करना है? x1 और x2 यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब दोनों पॉइंट को जोड़कर हाफ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हट गया है, ये आपको नहीं करना है। ये चाहो तो आप कर लेना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं यानी कि संरेखीय, कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेखीय। अगर 3 बिंदु कैसे होती है? संरेखीय। संरेखीय मतलब जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे, एक ही रेखा पर आएंगे, तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। हिंदी बोलते हैं इसको संरेखीय बिंदु। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए चैप्टर नंबर 7 के। अब इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो बच्चों फटाफट से निकाल लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। 7 चैप्टर में क्या करना है आपको, देखो सुनो। पहले 7.1 में आपको कर लेना है पहला क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। ये पहला, तीसरा, चौथा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको एक करना है इसमें 7 वाला कर लेना है, और साथ में आपको ये भी करना है, कौन सा वाला? एक क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की 7.2 में आप क्या करोगे। 7.2 में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो कर लेना आप एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना, पहला कर लेना। और इसमें कर लेना आप कौन सा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 7 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 और 7 कर लेना है आपको। ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 पर। एक्सरसाइज 7.3 करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, फटाफट से देखेंगे जल्दी से, ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो चुका है। चलिए तो पूरा देखो ऑल चैप्टर निपटेगा, देखो सभी चैप्टर कंप्लीट होंगे तो वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके बच्चों, चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद करने हैं आपको। देखो हिंदी में बात करें तो आपको पता है लंब बटे कर्ण साइन का होता है, कॉस का होता है, आधार बटे कर्ण और टेन थीटा होता है, क्या बताया, लंब बटे आधार। ये किस आधार पर होता है, अगर थीटा हमने ये माना तो आपको पता है इसके सामने वाली चीज क्या होती है, लंब। जो कोण में लेते हैं जैसे ए बी सी, तो ए के हिसाब से निकालना है तो इसके सामने होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। कर्ण को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और बेस को बोलते हैं आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला बना हुआ है। अगर ये इस एंगल की बात चल रही है ए की, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, ये आपकी ट्रिक लिखी हुई है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने अच्छे से, ये दिख रहे हैं आपको, ये जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको अच्छे से याद करने, इन्हीं के ऊपर ओटी आती है। ठीक है, और आपको ये फॉर्मूले याद करनी है। चैप्टर नंबर 8 की तो सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूले लर्न करने वाली बात है। ठीक है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे 0 डिग्री में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है, ये है। देखो जैसे साइन की टेबल आपको याद करनी है, अगर इनको आप पलट दोगे तो किसकी बन जाएगी, कॉस की। देखो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 0/1 क्या होता है, 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 कितना आ जाएगा बच्चों, 1। इनको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 यानी कि √3। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से लगाने हैं ये भी आज अच्छे से समझ लीजिए। चलिए तो देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें 2 नंबर के लिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 8.1 में आपको क्या कर लेना है, देखो वैसे तो इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, थर्ड और फोर्थ। सिर्फ क्या कह रहे हैं, 8.1 में इंपॉर्टेंट है थर्ड और फोर्थ, लेकिन फिर जिनको प्रैक्टिस करनी है तो फर्स्ट वाला भी लगा सकते हैं, 6 वाला और बस। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये ट्रू फॉल्स पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये ट्रू फॉल्स दी गई ना, सत्य सत्य। हिंदी मीडियम वाले एक्सरसाइज 8.1 यानी कि प्रश्नावली 8.1 निकाल लेना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी है ना, मैथ तो एक जैसा होता है चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। चलिए ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छे से करना है आपको। एग्जाम्पल 8 करना है। 8.2 का सुनो कौन सा करना है, सिर्फ पहला, दूसरा और 5वां, तीसरा चौथा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है और इसके ट्रू फॉल्स कर लेने हैं। इसके बाद बात करें 8.3, तो 8.3 में आपको क्या कर लेना है, दूसरा करना है और तीसरा कर लेना है और ये वाला कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, ये आपको इसमें करना है और एक कर लेना क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, तो 8.4 में आपको कौन से करने हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, नहीं तो मोस्ट इंपोर्टेंट की आपको दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हो। एक तो 3 करना है और इनमें से एक भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर ये वाला कर लेना, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 में। तो 9 में आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ बच्चों, टेंशन ना लीजिए, ये इंग्लिश में है। देखो वन वर्ड में और 1 सेंटेंस में जो डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, जैसे लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी मीडियम वालों को भी बताता हूँ अच्छे से समझना। जैसे अगर आप नीचे खड़े हो, ठीक है, जैसे आप नीचे खड़े हुए हो, तो अगर आप किसी को ऊपर देख रहे हो, ऊपर की तरफ करके देख रहे हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, देखो डायग्राम देखिए बच्चों। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ से किसी ऊपर को देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो आंख से ऑब्जेक्ट की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और जो ये वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
इतनी बात समझ आई बच्चों, मैं जो क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। देखो, जब आप किसी को देख रहे हो तो उसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आंख से वस्तु तक की बीच की जो लाइन होती है उसको, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो आंख से जिसको देख रहे हैं उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा इसको क्या बोलेंगे, जो धरातल, जो समतल होती है, जो इसके पैरेलल होती है, समांतर होती है। लेकिन ऊपर से नीचे देखेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी सब चीज सेम है। ओके बच्चों, चलिए अब इसमें डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले को नोट्स मिले हुए हैं, वो आप ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से याद करेंगे, यही इसकी थ्योरी है। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हिंदी मीडियम वाले जब किताब के लास्ट में जाएंगे, किताब के लास्ट में जाएंगे ना, तो ये डेफिनेशन लिखिए, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तीनों की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। चलो अब क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं तो मैं आपको इसमें बता देता हूं, सब लोग देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको शीट दी गई है ये वाली, देखो चैप्टर नंबर 9 में आपको एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 उदाहरण नंबर 1, 3, 5, 7 करना है। और एक्सरसाइज में 9.1 का 2, 4, 5, 7, 9 और 12 ये आपको कम से कम करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी रिस्क रहती है, लेकिन जिनको कम से कम करना है, बहुत कम क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्या करेंगे, पहला करेंगे एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 तो आपको करना ही है, और कम से कम करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जरूर कर लेना आप, ठीक है बच्चों। आइए समझ में। चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो 10 में आपको सुनो बता देता हूं मैं, ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, थोड़ी ज़्यादा थ्योरी है, पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए एक एक करके फटाफट जल्दी से। देखो ये आपका हो गया सर्कल, हिंदी में बोलता जाऊंगा, समझ में जाना बच्चों, यानी वृत्त। ये उसका होता है केंद्र, सेंटर, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस, ठीक है। ये जैसे कि आपको दिख रही है इस डायग्राम में, ये सेंटर हिंदी बोलते हैं केंद्र, ये है कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड ए बी को, यानी कि ए बी को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्ड, हिंदी बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं बच्चों, जीवा। मैं लिखते रहता हूँ यहाँ पे सार में, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, जीवा। जो सेंटर से होकर जाती है जीवा यानी कॉर्ड जाती है, उसको बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास, ठीक है। व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगना, त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। अब यहां पर बात आती है मेन चीज दो, सेक्टर और सेगमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 12 में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ आप किसको समझो, चैप्टर नंबर 10 के लिए, ठीक है। ये 9th की थ्योरी है इसलिए इसमें दिया गया है, ये चीज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप 10 के लिए समझिए। 10 में क्या होती है, एक चीज आती है टेंजेंट। टेंजेंट इसको हिंदी बोलते हैं स्पर्शज्या। स्पर्शज्या मतलब ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो सर्कल को यानी वृत्त को क्या करती हो जाए, टच करती हो जाए, यानी कि स्पर्श करती हो जाए, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है। तो इट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब अगर ऐसे एक लाइन जा रही है जो सिर्फ एक पॉइंट पर काट रही है उसको हम बोल देंगे टेंजेंट, स्पर्शज्या, ठीक है। और जिस पॉइंट पर टकराती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे कि बना दी मैंने, एक लाइन जा रही है तो इस पॉइंट पर टच कर, देखो ये हुई टेंजेंट, ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। सीकेंट ऐसी लाइन जो बीच में से होकर जाती है, यानी कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, छेदक। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, जो दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, ठीक है, जिस पर उठिया, दिस इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। इंग्लिश में समझेंगे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हिंदी में बात करें, वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जाती है। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो यहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। अगला है
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर कोई सर्कल है तो उस पर जो रेडियस बनती है, ये रेडियस है, वो इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होती है, यानी कि स्पर्शजा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। चलिए बच्चों अगली बात करते हैं। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब सीधी सीधी बताऊं, ये है आपकी थ्योरम 10.1 है, ये थ्योरम 10.2 है, ये प्रमेय 10.1 है, ये 10.2 है। तो कह रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट मतलब एक बाहरी पॉइंट से किसी वृत्त पर दो क्या खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, और उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, आपस में बराबर। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी भी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। अब क्वेश्चन कौन कौन से करने इसमें इंपॉर्टेंट वाले वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको बता चुका हूं, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करना है, और थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 को अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए 11 चैप्टर आपका हट चुका है, रिव्यू फ्रॉम द सिलेबस। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। अब 12 में आपको ध्यान देना है सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सुनो। मैं बड़ा सर्कल बना रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका सर्कल है, ये लो, ये बन गया आपका केक का टुकड़ा, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। मतलब अब मैं देखो अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आपका केक है, जब आप केक पीस निकालते हो, है ना, ए पीस ऑफ केक, जब केक का टुकड़ा आप निकालते हो तो ऐसे तो निकालते हो समथिंग इस टाइप से। तो ऐसे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इस वाले इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। हिंदी बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब बात करते हैं ये बनता कैसे है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सेक्टर कैसे बनता है, टू रेडियाई एंड आर्क से। हिंदी बात करें दो त्रिज्या और चाप से, ठीक है। तो त्रिज्या से बनता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड, ठीक है। ये लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। इसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता करना है, तो इसके दो चीज चाहिए होती है क्षेत्रफल के लिए, एक कोण और एक त्रिज्या। सूत्र क्या है इसका, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का सूत्र है। किस वाले का, छोटे वाले का, ठीक है। अगर बड़े वाले का निकालना है तो बड़ा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला कोण चाहिए। तो अब ये तो पूरा चक्कर कितने का होता है बच्चों, 360 का। ये है थीटा, तो ये कितने का बच्चा, 360 माइनस थीटा। तो अगर हमें दीर्घवृत्त का निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र बन जाएगा। अगर आर्क का निकालना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको बच्चों, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब याद कैसे रखोगे सर, कौन सा यूज करें, देखो जब एरिया निकालोगे तो एरिया वाला फॉर्मूला लिखना, क्षेत्रफल वाला। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिखना। ये किस पर आ रहा है, सरकमफेरेंस पर, यानी परिधि पर। तो परिधि पे का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, इसलिए 2 पाई आर यूज करना है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं सेगमेंट की, यानी कि वृत्तखंड। तो ये किससे बनता है, ऐसे बीच में से कहीं से काट के। तो इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ये किससे मिलकर बनता है बच्चों, ये आपसे ओटी में पूछा जाता है, कॉर्ड एंड आर्क से। ये कॉर्ड हो गई आपकी जीवा, जिसको कहते हैं जीवा, और ये आपका चाप। जीवा और चाप से मिलकर क्या बनता है, वृत्तखंड बनता है। कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है, सेगमेंट। ये माइनर है और ये मेजर है। निकालते कैसे का, देखो ये आपको जो दिख रहा है ये हिस्सा, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ट्रायंगल, यानी कि
क्षेत्रफल कौन किसका माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 12 के लिए। देखो ये आपकी पूरी थ्योरी है, जैसा कि आपको दिख रही होगी थ्योरी। ठीक है, तो एक एक करके पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr या πd। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का होता है। ठीक है, ये आपके नहीं पूछे जाते, कम चांसेस है, इसलिए आप पहले वाला कर लेना। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल πr², एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश तो πr²/4। ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ऐसे की कंडीशन आ जाए और बीच का एरिया निकालने के लिए आए तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो। वैसे कम प्रयोग होगा, ये आपका 12.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं 12.1 में, देखो जी ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, इनमें बीच बीच का निकालना एरिया, क्षेत्रफल निकालना बीच बीच का। तो ऐसे के लिए आप क्या करते हैं, ये वाले हिस्सा निकालने के लिए बच्चों, ये वाला हिस्सा निकालने के लिए πR², मतलब बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस को क्या कर देते हैं, माइनस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 a², यानी साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, ये वाला, ये क्षेत्रफल का है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले इंग्लिश में सुनो बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब सेगमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, अब इंग्लिश में सुनो, हिंदी में सुनो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, और ये आपको प्रयोग नहीं करना है, ये आपको यूज करना है। ठीक है, 1 मिनट में घड़ी की सुई होती है, मिनट हैंड जो होती है, और मतलब मिनट वाली सुई होती है, वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन से करने हैं ये आपको मैं बता ही चुका हूं पहले से ही, दोबारा और देख लो एक बार। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 12.2 का 3, 4, 5, 8, 9, एग्जाम्पल 1, 2, 5 और एक्स्ट्रा 12.3 का 2 और 3 करना है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करने के बाद इनको करना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 13 में आपको पता है फॉर्मूले याद करने हैं, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं अच्छे से। देखो क्यूबॉइड आपको अच्छे से करना है, यानी कि घन आपके सब याद करने हैं, घन के याद करने हैं, सिलेंडर का करना है, ये वाला आपको नहीं करना है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। कौन का करना है, शंकु कहते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, स्फीयर का करना है यानी कि गोला, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला। फ्रस्टम आपके में हट गया है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूले याद करने के बाद कौन से क्वेश्चन करने हैं ये मैं आपको बता देता हूं। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 और 8 करना है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 6 करना है सिर्फ, और एग्जाम्पल नंबर 4 करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपको चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में भी आपको सूत्र याद करने हैं ये वाले। ठीक है, ये कोई सा भी फॉर्मूला पूछा सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि का आपको सबसे ज्यादा प्रयोग करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, माध्य कल्पित विधि है। स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन विधि है, ये इसके सूत्र लिखे हुए हैं। मोड यानी कि बहुलक के सूत्र हैं, ये आपको याद करनी है। फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए आपको इनके फॉर्मूला ही अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, ये आपको ये वाला पोर्शन नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14 में, 14.1 का दूसरा, छठवां और 9। 14.2 में 1, 2। वैसे देखो जिनको कम से कम करना है वो मीन निकालना सीख लेना अच्छे से। आया समझ में, जिनको बच्चों कम से कम पढ़ना है तो अच्छे से मीन निकालना सीख लेना, माध्य निकालना सीख लेना, वो कम से कम क्वेश्चन है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरे मैथमेटिक्स में टॉप 40 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर फंस गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो जैसी कह रहा हूं। ठीक है, ये होगा। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में से। ठीक है, जिस अगर फंस गए तो जलवे हैं आपके, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, नहीं फंसे तो आपको पता है क्या करना है। चैप्टर नंबर 15। ठीक है, 15 में कौन कौन से करने, 15.1 में 5वां, 7, 8, 14, 16, 18 और 19 करना है। एग्जाम्पल आपको कौन सा करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं। फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, हिंदी में बात करें तो
आपको फॉर्मूले मैं बता देता हूँ हिंदी में, ये फॉर्मूले आपको कहाँ याद करने हैं, कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर नंबर 15 के, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए हल्का सा, चैप्टर नंबर 15 में है, ये लिखे हुए हैं आपके ठीक है। ये ई के अनुकूल परिमाण, मतलब पूरा लिखेंगे तो नहीं है, अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना है टोटल, यहाँ लिखना है सभी संभावित परिणामों की संख्या, बस। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और 1 से छोटी या बराबर होती है, ठीक है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिमाण हो सकता है एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। ऐसा ही इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखो, ट्रायल इवेंट, श्योर इवेंट की, श्योर इवेंट क्या होता है, जिसका निश्चित होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 1, निश्चित घटना बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। पीई प्लस पीई बार कितना होता है, 1 होता है। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है बच्चों, देखो पीई प्लस पीई बार को क्या होती है, 1। ई होने की होती है, ई बार ना होने की होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूरक घटना है। ये आपको डेफिनेशन 2 नंबर में आई थी पिछले साल बच्चों। क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन, परिभाषा 2 नंबर में पूछी गई थी पिछले साल, इसलिए आप इनको अच्छे से कर लेंगे। ओके बच्चों, आया समझ में। तो आपको ये सब पूरा कंप्लीट कर लेना है, फिर थोड़े से जो डाउट होंगे वो हम जरूर क्लियर करेंगे। और 10 तारीख को यानी कि आज के दिन ही शाम तक आपको सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो का इंतजार कीजिए और मैं आपको बताऊं फिर क्या करना है। ओके बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।